दोस्तों नमस्कार। क्या बिहार में एक पांडे जी ने दूसरे पांडे जी का विकेट गिरा दिया, यानी पांडे जी की बॉल पर पांडे जी क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों जब सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री बने थे तो कहा गया था कि मंगल पांडे को इसलिए मंत्री नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि उनको केंद्र में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाएगी। लेकिन नितिन नवीन की टीम की घोषणा हो गई, मंगल पांडे कहीं नहीं। क्या मंगल पांडे को वनवास मिलने जा रहा है? क्या प्रशांत पांडे ने मंगल पांडे का विकेट उखाड़ दिया, राजनीति उनकी बर्बाद कर दी, चौपट कर दिया? ऐसे ही मुद्दों पर दोस्तों आज चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों याद कीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव, प्रशांत किशोर को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। कहा जाता है कि अधिकतर सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। प्रशांत किशोर ने खुद विधानसभा चुनाव लड़ने का साहस नहीं दिखाया था या फिर उनकी रणनीति नहीं थी। लेकिन एक चीज जो प्रशांत किशोर ने किया था दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया था। पहले नंबर पर थे सम्राट चौधरी, दूसरे नंबर पर थे मंगल पांडे और तीसरे नंबर पर थे दिलीप जायसवाल। ये 3 बड़े नेताओं के खिलाफ, यानी ब्राह्मण बनिया और कुशवाहा नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर ने जबरदस्त अभियान चलाया था दोस्तों। और माना जाता था कि बिहार में चुनावी राजनीति में जातीय समीकरण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 3 ऐसे पिलर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लिंथ का काम करते हैं, ब्राह्मण बनिया और कुशवाहा। लोगों को एहसास हो चुका था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। स्पष्ट इशारा था बीजेपी का कि आने वाले दिनों में जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मौका मिलेगा तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुशवाहा बीजेपी के साथ थे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे और बनिया तो लगातार रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा जाता है कि इन तीनों को निशाने पर लिया था। नीतीश कुमार की पार्टी के अशोक चौधरी, उन पर भी करारे हमले हुए थे प्रशांत किशोर के, लेकिन वो हमला उतना बड़ा नहीं था दोस्तों जितना बड़ा और जितना लंबा हमला मंगल पांडे पर किया था प्रशांत किशोर ने। तो क्या यही कारण है कि मंगल पांडे को बिहार में सरकार से भी हटाया गया था और अब नितिन नवीन की जो बीजेपी की राष्ट्रीय टीम बनी है उसमें भी जगह नहीं मिला है? बड़े सवाल है दोस्तों, बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के नाम पर दिलीप जायसवाल का खुलासा किया था, भांडाफोड़ा था, जिस प्रकार से फ्लैट की खरीदी के दौरान मंगल पांडे के द्वारा दिलीप जायसवाल से लिया गया पैसा, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे और दिलीप जायसवाल कॉलेज के मालिक। स्वास्थ्य मंत्री और कॉलेज के मालिक का क्या संबंध हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। और जब कोई कॉलेज का मालिक किसी स्वास्थ्य मंत्री को पैसा देता है तो सवाल तो खड़ा होगा, और वही सवाल प्रशांत किशोर ने खड़ा किया था। शक का बीज तो वो दिया था। मैं तो कोई जांच एजेंसी हूं नहीं, मैं तो एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में राजनीतिक जो प्रभाव होता है उसका ही विश्लेषण कर सकता हूं। तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए कि प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर हमला क्यों किया था। कहीं ना कहीं दोस्तों दो चीजें हैं। प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में जमना है तो प्रशांत किशोर को यह साबित करना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जाति की राजनीति नहीं करते। अगर प्रशांत किशोर ने अकेले सम्राट चौधरी पर हमला किया होता, अकेले दिलीप जायसवाल पर निशाना साध रहे होते, अकेले केवल तेजस्वी यादव को निशाना बना रहे होते, तो प्रशांत किशोर पांडे पर सवाल खड़ा होता कि प्रशांत किशोर जातिवादी है, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, इसीलिए गैर ब्राह्मण और विशेषकर पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर सबसे करारा हमला किया दोस्तों, तो क्या उसी का परिणाम था कि बांकीपुर में बिहार के मतदाताओं ने, बांकीपुर के मतदाताओं ने हर जातिगत समीकरण को धता बताते हुए प्रशांत किशोर को बांकीपुर का चेहरा बना दिया, बांकीपुर का विजेता बना दिया, बांकीपुर का सिकंदर बना दिया?
तो दोस्तों अब यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे का विकेट तो गिरा दिया, अगला विकेट किसका है? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बताया था एक वीडियो में आपको, गिरिराज सिंह, जब प्रशांत किशोर लगातार अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं तो गिरिराज सिंह से जब एक सवाल किया गया तो सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि सम्राट चौधरी ओबीसी के नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर की मानसिकता पिछड़ा विरोधी है, इसीलिए प्रशांत किशोर जो है सम्राट चौधरी पर करारा हमला कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को कहना पड़ा। प्रशांत किशोर ने क्या कहा? प्रशांत किशोर ने कहा कि गिरिराज बाबू अपना विभाग चलाइए, विभाग में कितना बेहतर काम कर सकते हैं वो काम करके दिखाइए, बिहार को आपके विभाग से कितना बेनिफिट हो सकता है वो बेनिफिट पहुंचा के दिखाइए। आप ये निचले स्तर के आरोप प्रत्यारोप में मुझे मत उलझाइए, वरना आपके विभाग की भी अगर मैं खुलासा करना शुरू करूंगा तो आपका भी बुढ़िया बिस्तर बंध जाएगा। तो क्या अगला विकेट गिरिराज सिंह का होगा या फिर दोस्तों प्रशांत किशोर ने जब से चुनाव जीता है तब से लेकर अब तक जिन मुद्दों को प्रशांत किशोर ने खड़ा किया है बिहार में, उन मुद्दों की जद में क्या सीधा सम्राट चौधरी निशाने पर है क्या? क्योंकि प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अब सम्राट चौधरी अधिक दिन नहीं रहेंगे, बीजेपी के लोग ही सम्राट चौधरी को हटा देंगे। तो क्या ऐसा कोई खुलासा करने वाले हैं? क्योंकि बिहार में मंगल पांडे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मन के अंदर भी कई शंकाओं ने जन्म ले लिया है। डस्टबिन घोटाला का चर्चा चला दोस्तों, माने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में लिए गए कई फैसलों पर उंगलियां उठ रही है। न केवल प्रशांत किशोर बल्कि विपक्ष की अन्य पार्टियां भी मंगल पांडे के कार्यकाल के दौरान डस्टबिन की जो खरीद हुई उस पर सवाल खड़े कर रही है। तो अब सम्राट चौधरी अगला नंबर है। दावा किया है प्रशांत किशोर ने कि बीजेपी के लोग ही इनको हटा देंगे। तो ऐसा क्या कुछ खुलासा प्रशांत किशोर करेंगे जिससे कि बीजेपी मजबूर हो जाएगी वैसा ही फैसला करने के लिए जो फैसला बीजेपी ने मंगल पांडे के संबंध में किया है? या फिर प्रशांत किशोर के निशाने पर और कोई है? और कोई है तो वो है कौन? दिलीप जायसवाल है या और कोई? क्योंकि इस सरकार में भाजपा के भी मंत्री हैं, जदयू के भी मंत्री हैं। अब तक दोस्तों आप गौर कीजिएगा अगर, तो अब तक प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है। जबकि इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो नीतीश कुमार की सरकार के जनता दल यूनाइटेड कोटे के कई मंत्रियों के रिश्तेदारों के यहां सीबीआई और ईडी ने छापेमारी की थी। जदयू के कई नेताओं के यहां ईडी ने छापेमारी की थी। जेडीयू के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे राधाचरण सेठ, अब विधायक हैं, पहले एमएलसी थे, उनके घर पर रेड हुआ था, करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, लाल डायरी बरामद हुआ था। कहां है लाल डायरी? क्या राधाचरण शाह होंगे निशाने पर, जदयू के नेता होंगे निशाने पर, कोई कारू सिंह होंगे निशाने पर? कौन है कारू सिंह? जब नीतीश कुमार जब गए थे आरजेडी के साथ, चर्चा होती थी इन कारू सिंह की। कई आईएएस अधिकारी नौकरशाहों की चर्चा होती थी कि नीतीश कुमार के दुलड़ुआ आईएएस ऑफिसर सब रहे हैं, एक तो अंदर भी है, जेल में भी है। ऊर्जा मंत्रालय विजेंद्र बाबू के पास लगातार रहा, अभी उनको वित्त मंत्री बना दिया गया है। तो वित्त मंत्री बनाना विजेंद्र बाबू को ऊर्जा मंत्री से हटाकर इनाम है या सजा है? क्योंकि खजाना की चाबी ही मिल गई है। ऊर्जा मंत्री के रूप में कई लोगों पर उनका आशीर्वाद का आरोप लगता है। मुख्य सचिव वही हैं जो नीतीश कुमार की सरकार के दौरान थे, नीतीश कुमार की दुलड़ुआ है। कौन है निशाने पर प्रशांत किशोर के? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ।
ऐसे ही खबरों का विश्लेषण निष्पक्ष, निरपेक्ष, न सत्ता पक्ष न विपक्ष की बातें, केवल जनता के पक्ष की बात समझने के लिए पॉलिटिकल आइडिया से जुड़िए। दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है हमारे देश की। बहुत दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि मीडिया से जुड़े हुए अधिकतर प्लेटफॉर्म पर या तो आपको सत्ता पक्ष की प्रशंसा, महिमा मंडन सुनने को मिलेगा या फिर सत्ता पक्ष के लिए गालियां मिलेगी। दूसरी तरफ विपक्ष के लिए भी वही स्थिति है, यानी सीधा विभाजन है। मैं अगर दो शब्द का इस्तेमाल करूं जो प्रचलित शब्द है, दोनों पक्षों के द्वारा इस्तेमाल होता है। एक तरफ है गोदी मीडिया, दूसरी तरफ है राडिया मीडिया। इन दोनों के बीच दोस्तों शायद गिनती के लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि वो गोदी मीडिया बने या राडिया मीडिया बने। दोनों में से कोई नहीं बने। हमारा प्रयास होता है कि ना हम गोदी मीडिया बने ना राडिया मीडिया बने। आप कितना स्वीकार कीजिएगा ये आप बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।